नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मारवा, लेक्चरर इन फिज़िक्स एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का ई लेक्चर्स की सीरीज़ में स्वागत करता हूं। आज हम सब्जेक्ट कोड 102 की 10th यूनिट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात होती है कि व्हाट इज़ रेक्टिफायर्स। दिष्टकारी होता क्या है? तो दिष्टकारी जो है बना है दिष्टकरण से। दिष्टकरण का मतलब दिष्ट धारा में प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करना, वो दिष्टकरण कहलाता है। तो रेक्टिफायर जो है दिष्टकारी, वो क्या हो गया? ए रेक्टिफायर इज़ ए डिवाइस आर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट कन्वर्ट्स AC अल्टरनेटिंग करंट टू DC डायरेक्ट करंट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अर्थात कि दिष्टकारी इस प्रकार की एक डिवाइस है, इस प्रकार की एक युक्ति है या विद्युत परिपथ है जो कि प्रत्यावर्ती धारा को AC को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, और ये जो प्रक्रिया है वो दिष्टकरण कहलाती है। डायोड एज ए रेक्टिफायर, डायोड का दिष्टकारी के रूप में प्रयोग। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में PN जंक्शन डायोड के बारे में स्टडी की, तो इसकी जो मेन जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि PN जंक्शन डायोड जो है वो एक ही डायरेक्शन में करंट को पास करता है, जबकि ये फॉरवर्ड बायस होगा, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि जब ये रिवर्स बायस में होगा तो ये करंट को रोक के रखता है, उसको अपोज करता है। तो यानी कि डायोड एक दिशीय युक्ति है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। तो डायोड की ये जो प्रॉपर्टी है उसी का उपयोग रेक्टिफायर में किया जाता है। तो रेक्टिफायर डायोड के जो नंबर हैं कि कितने डायोड काम में लिए जाए, कितने डायोड जो है काम में लिए जा रहे हैं, उस आधार पर जो है रेक्टिफायर को दो भागों में बांट सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें एक डायोड काम में लिया जाएगा, और फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें दो डायोड काम में लिए जाते हैं। अब पहले हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, अर्ध तरंग दिष्टकारी की। तो इसमें एक सिंगल PN जंक्शन डायोड काम में लिया जाएगा, और इसकी संरचना जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की, ये इस जो है डायग्राम में शो की गई है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक ट्रांसफार्मर है, ये इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है, प्राथमिक कुंडली, और ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ से जो है इनपुट AC वोल्टेज मिल रही है, AC सप्लाई इसकी प्राइमरी कॉइल से, और इसकी सेकेंडरी कॉइल पर द्वितीय कुंडली पर जो वोल्टेज मिल रही है वो भी AC वोल्टेज ही होगी। और वो चूँकि ये ट्रांसफार्मर जो अपन ने स्टेप डाउन लिया है, अपचाई ट्रांसफार्मर है, तो ये जो वोल्टेज है Vin वो इसके कंपैरिजन में कम होगी, लेकिन ये प्रत्यावर्ती वोल्टता ही होगी। तो डायोड जो है PN जंक्शन डायोड, उसको ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल के साथ में लगाया जाता है, और ये डायोड का ये P टर्मिनल हो गया, ये N टर्मिनल है। तो इसका जो P टर्मिनल है उसको ट्रांसफार्मर की कॉइल के A सिरे से जोड़ रखा है, और N टर्मिनल को अपन ने जो है एक लोड रजिस्टर जो है, लोड प्रतिरोध जो है RL, जहाँ पर अपने को आउटपुट वोल्टेज चाहिए उससे कनेक्ट कर रखा है। और ये लोड रजिस्टर का जो दूसरा सिरा है इसको ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल के दूसरे सिरे V से कनेक्ट कर रखा है। तो इस प्रकार से ये जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की संरचना है। तो इसमें केवल एक ही डायोड काम में लिया जा रहा है। अब इसकी वर्किंग हम देखते हैं। तो ये मान लीजिए कि इनपुट वोल्टेज जो आ रही है AC वोल्टेज, वो उसकी वेव फॉर्म इस तरीके की है, और ये साइन वेव या वक्रीय वोल्टेज है। तो ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये इसका नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो अब जैसे पहले साइकिल की अपन बात करते हैं, और उसका पहला जो हाफ साइकिल अपन लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो इसमें ये जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है, इसका A सिरा ये पॉजिटिव होगा और B नेगेटिव, इसको मान लेते हैं। तो जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा तो डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, क्योंकि P सिरा प्लस से जुड़ा हुआ है, तो डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इसलिए डायोड में से करंट पास होगी, डायोड कंडक्ट करेगा। ये करंट इस लोड रजिस्टर में से प्रवाहित होगी ऊपर से नीचे की ओर, और फिर ये
बी की तरफ फ्लो करेगी। अब इसके दूसरे हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो ए टर्मिनल जो ए सिरा जो है इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोइल का, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव है तो अब पी सिरा जो है नेगेटिव से जुड़ गया, तो इसलिए ये रिवर्स बायस में हो गया। और रिवर्स बायस में जो है डायोड से कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है। करंट प्रवाहित होती है जिसको रिवर्स सेचुरेशन करंट कहते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 मान सकते हैं, इसलिए इसमें से कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रही है। इसलिए लोड रजिस्टर में से भी करंट नहीं आएगी। इसलिए नेगेटिव हाफ साइकिल जो है उसके कारण जो है लोड रजिस्टर में से करंट प्रवाहित नहीं होती है। तो इस प्रकार जो है डायोड जो है केवल एक पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही आगे पास करता है, आगे गुजारता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल जो है एसी वोल्टेज का, इनपुट एसी वोल्टेज का, उसको रोक देता है। इसलिए इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो केवल पॉजिटिव वोल्टेज ही अपने को मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज को ये रोक देता है। या हम कहें करंट के रूप में बात करें तो करंट केवल इसमें एक ही डायरेक्शन में आएगी, ऊपर से नीचे की ओर। इसलिए इसके आउटपुट में जो अपने को करंट प्राप्त हो रही है वो डीसी करंट होगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन एक ही हो गई, एक ही डायरेक्शन होगी, और वोल्टेज होगी वो डीसी वोल्टेज होगी। इसके वेव फॉर्म की हम बात करें, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है वो ये इनपुट वोल्टेज शो की हुई है। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल को तो गुजार देगा डायोड जो फॉरवर्ड बायस में होगा, और इस नेगेटिव हाफ साइकिल को ये जो है उसको रोक लेगा। इसलिए ये आगे जो है लोड रजिस्टर पर जो है अपीयर नहीं होगा, ये रुक जाएगा। तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज जो अपने को मिल रही है इनपुट वोल्टेज की केवल हाफ साइकिल के कारण ही मिल रही है। तो यानी कि ये जो रेक्टिफायर है इसमें केवल इनपुट वोल्टेज के निवेशी वोल्टता जो है उसके केवल आधे चक्र का उपयोग हो रहा है, हाफ साइकिल का उपयोग हो रहा है, इसलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर इसका नाम होने का कारण यही है कि ये इनपुट वोल्टेज की केवल हाफ वेव का यूज़ करता है। तो इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी जो होगी वो कम होगी, क्योंकि केवल ये निवेशी वोल्टता के आधे चक्र का उपयोग कर रहा है। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ये अफोर्डेबल है और इजी टू यूज़ है, कनेक्शन सिंपल्स हैं, कंपोनेंट्स इसके कम हैं क्योंकि इसमें एक ही डायोड काम आता है, और इस तरीके से जो है ये सस्ता भी होगा, कनेक्शन भी इसका सिंपल होगा, और काम यूज़ लेने में भी जो है ये आसान रहेगा। लेकिन इसके साथ इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि एक तो इसकी एफिशिएंसी जो है रेक्टिफिकेशन की वो कम होगी, दिष्टकरण की जो दक्षता है वो कम होगी, क्योंकि ये केवल हाफ साइकिल को ही जो है यूज़ कर रहा है। इसके अलावा इसका रिपल फैक्टर जो है उर्मिका गुणांक इसे कहते हैं हिंदी में, और रिपल फैक्टर का मतलब है कि आपकी आउटपुट वोल्टेज में एसी का कितना कंपोनेंट उसमें इन्वॉल्व है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आउटपुट में जो वोल्टेज जो प्राप्त हो रही है वो पूर्णतया डीसी वोल्टेज नहीं है, तो इसको मिश्रित डीसी वोल्टेज कह सकते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएटेड डीसी वोल्टेज ये कहलाएगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो एक ही हो गई लेकिन इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट नहीं है, ये वैल्यू अभी भी जो है फ्लक्चुएट कर रही है। जबकि आइडियल डीसी वोल्टेज वो रहती है जिसकी डायरेक्शन भी एक ही हो और जिसकी वैल्यू भी एक ही हो, वैल्यू भी चेंज नहीं होती। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन तो एक हो गई, एक ही साइकिल इसका है, नेगेटिव साइकिल को रोक दिया, लेकिन इसकी वैल्यू अभी भी चेंज हो रही है। तो ये फ्लक्चुएटिंग जो डीसी वोल्टेज कहलाएगी, इसलिए इसमें डीसी और एसी दोनों का मिक्स अपन मान सकते हैं। तो ये एसी कंपोनेंट जितना ज़्यादा होगा आउटपुट वोल्टेज में रिपल फैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में जो है रिपल फैक्टर ज़्यादा रहता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। अब अपन बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की। तो इस दिष्टकारी में जो है दो डायोड का उपयोग किया जाता है, और दोनों डायोड जो हैं जैसा कि आप इसमें डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है, उसकी संरचना है, और इसमें दो डायोड काम में लिए जा रहे हैं, D1 और D2। ये ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी कोयल है, ये इसकी सेकेंडरी कोयल है। तो जो दोनों जो डायोड हैं
उनके पी सिरे को, जैसे ये इसका पी सिरा है, ये इसका पी सिरा, इनके पी सिरों को तो जो है ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कोयल है द्वितीय कुंडली उससे कनेक्ट किया जाता है, और इनके एन सिरों को एक जगह कनेक्ट किया जाता है, दोनों को मिला देते हैं एन सिरों को। और लोड रजिस्टर यहाँ पर जो है वो जोड़ा जाता है ट्रांसफार्मर के एक सेंट्रल पॉइंट से, जिसको सेंटर टैप कहते हैं, मध्य बिंदु से यहाँ से, और इसको बाद में जो है अर्थिंग कर दिया जाता है भूसंपर्कित। तो लोड रजिस्टर जो है दोनों डायोडों के एन सिरों को मिला दिया अपन ने, और ट्रांसफार्मर की कुंडली के मध्य बिंदु के बीच में जोड़ा जाता है। अब ये मान लीजिए ये इनपुट एसी सिग्नल है, इनपुट वोल्टेज है, एसी वोल्टेज। तो जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तब ये मान सकते हैं कि मान लीजिए ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, और नेक्स्ट जो हाफ साइकिल होगा उसमें ए नेगेटिव हो जाएगा और बी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो ए पॉजिटिव हो गया और बी नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब आपका D1 जो है डायोड, ये तो हो गया फॉरवर्ड में क्योंकि पी सिरा प्लस में कनेक्ट है, और डायोड D2 जो है वो हो गया रिवर्स बायस में क्योंकि इसका पी सिरा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो अब ये फॉरवर्ड में हो गया, ये रिवर्स में हो गया, इसलिए जो करंट जो पास होगी केवल D1 से पास होगी, D2 से पास नहीं होगी। तो अब करंट जो प्रवाहित होगी वो कैसे होगी, ए से चल के D1 से गुजरेगी और फिर यहाँ से आके ये RL के थ्रू सेंटर टैप की तरफ जाएगी। ये नीचे नहीं आएगी D2 की तरफ क्योंकि D2 रिवर्स बायस में है और रिवर्स बायस में ये कंडक्शन नहीं करता। तो फर्स्ट जो हाफ साइकिल हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल, उसमें करंट इस तरीके से फ्लो होगी, A1 से फिर D1 में जाके RL के थ्रू ये ट्रांसफार्मर के सेंटर टैप में चली जाएगी। अब दूसरे इसके नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो अब क्या होगा, ए नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, यानी कि आपका D1 जो डायोड है ये तो रिवर्स बायस में चला जाएगा, इसलिए इसमें से करंट पास नहीं होगी, और डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, यानी कि ये करंट को प्रवाहित करेगा। तो इसलिए करंट जो है बी से चलेगी और D2 से फ्लो होती हुई ये RL के थ्रू जो है ट्रांसफार्मर के मध्य बिंदु सेंटर टैप में चली जाएगी। तो इस प्रकार जो RL में जो करंट आ रही है वो फर्स्ट हाफ साइकिल में भी इसी तरफ से आ रही है और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि लोड रजिस्टर में जो करंट की जो डायरेक्शन होगी दोनों हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए एक ही डायरेक्शन में होगी। इसलिए ये जो करंट होगी वो DC करंट होगी क्योंकि उसकी डायरेक्शन एक हो गई, इसलिए इसका आउटपुट का जो वोल्टेज अपने को मिलेगी या करंट का जो सिग्नल होगा उसका वेव फॉर्म इस तरीके से बनेगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन एक ही हो गई। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आउटपुट जो वोल्टेज है उसकी डायरेक्शन या करंट जो है डायरेक्शन तो एक हो गई, लेकिन वैल्यू अभी भी फ्लक्चुएट कर रही है। तो ये फ्लक्चुएटिंग जो है DC वोल्टेज कहलाएगी। तो इस प्रकार फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसमें दो डायोड का उपयोग किया जाता है, और इसमें जो है इनपुट वोल्टेज जो है इनपुट और AC वोल्टेज जो है उसके दोनों चक्रों का उपयोग होता है। कंप्लीट दोनों हाफ साइकिल्स दोनों अर्ध चक्रों का प्रयोग होता है, यानी कि पूरे चक्र का उपयोग होता है, इसलिए ये जो है फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। और ये इसकी वेव फॉर्म्स है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की। तो ये तो इनपुट AC वोल्टेज है। तो हम देखते हैं कि जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल वो तो डायोड D1 से गुजरता है, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इससे चला गया, नेगेटिव हाफ साइकिल फिर रुक गया इससे, फिर नेक्स्ट साइकिल जो होगा उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल इससे पास हो जाएगा। जबकि डायोड D2 जो है इससे केवल नेगेटिव हाफ साइकिल गुजरेंगे, तो इससे ये नेगेटिव हाफ साइकिल गुजरेगा, लेकिन इसकी भी डायरेक्शन वही हो जाएगी इससे गुजरने के बाद में। और ये इसी तरीके से अगले साइकिल का नेगेटिव हाफ साइकिल है। दोनों का कंबाइंड अपन देखें तो रिजल्टेंट जो वोल्टेज अपने को प्राप्त होगी लोड रजिस्टर पर RL पर वो इस तरीके से प्राप्त होगी। इसको यदि मिलाएं तो आउटपुट जो वेव फॉर्म होगा आउटपुट DC वोल्टेज वो इस तरीके से होगी। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इनपुट जो वोल्टेज है उसके पूरे साइकिल का उपयोग हो रहा है, इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। और इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी होगी रेक्टिफिकेशन की वो हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो इसके एडवांटेज फुल वेव के रेक्टिफायर एफिशिएंसी जो इसकी ज़्यादा होगी, पावर लॉस कम होगा क्योंकि पूरा साइकिल इसका काम में आ रहा है, और रिपल फैक्टर भी कम होगा, AC के कंपोनेंट्स कम होंगे हाफ वेव के कंपैरिजन में।
जबकि डिसएडवांटेज इसकी बात करें तो इसमें चूँकि कंपोनेंट ज़्यादा हो गए, डायोड की संख्या भी ज़्यादा हो गई, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव होगा। इसके अलावा इसमें जो ट्रांसफार्मर जो चाहिए वो सेंटर टाइप वाला अपने को चाहिए, जो कि एक्सपेंसिव रहता है। तो इसके जो सर्किट की जो डिज़ाइन होगी वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लेकिन इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं फ़िल्टर सर्किट की। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया और उसमें देखा कि इसमें रेक्टिफायर के बाद में जो आउटपुट वोल्टेज अपने को मिल रही है आरएल पर, लोड रजिस्टर पर, तो उसकी डायरेक्शन तो एक ही हो रही है, लेकिन अभी भी उसकी वैल्यू जो है वो कंटिन्यूस चेंज हो रही है। तो ये जो वोल्टेज जो होगी आउटपुट वोल्टेज, वो प्योर डीसी वोल्टेज नहीं है, ये एक तरीके से पल्सेटिंग वोल्टेज है। तो इसके जो पल्सेस जो हैं, यानी कि इसमें जो परिवर्तन जो हो रहा है उसको यदि ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसको प्योर डीसी वोल्टेज अपन बनाना चाहें, तो रेक्टिफायर के साथ और सर्किट एडिशनली जोड़ना पड़ेगा। ये जो सर्किट हैं वो फ़िल्टर सर्किट कहलाते हैं, और ये जो फ़िल्टर सर्किट हैं ये इसके फ्लक्चुएशंस को कम कर देते हैं, और ये जो एसी वोल्टेज, ये जो डीसी वोल्टेज जो प्राप्त होगी रेक्टिफायर के बाद में, वो जो है पूर्णतया जो है उसमें डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी तक तो वो जो है पल्सेटिंग वोल्टेज थी, फ्लक्चुएट कर रही थी, तो उसको ये एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देगा। तो फिल्टर सर्किट्स के रूप में नॉर्मली जो है कैपेसिटर काम में लेते हैं, लेकिन उसके अलावा हम जो है इंडक्टर्स भी काम में ले सकते हैं, या इनके जो कॉम्बिनेशंस हैं कैपेसिटर और इंडक्टर का वो भी काम में लेते हैं। तो इसके आधार पर अलग अलग टाइप के फ़िल्टर होते हैं। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तुलना। तो ये जो टेबल है उसमें इनकी तुलना दर्शाई गई है। तो जैसे इनकी डेफिनेशन की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल हाफ साइकिल का काम में लिया जाता है, जबकि इसमें फुल साइकिल काम में आती है। इसमें एक डायोड काम में लिया जाता है, इसमें 2 डायोड। इसकी एफिशिएंसी कम होगी हाफ वेव की, ये 14.6% रहती है, जबकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जस्ट इससे डबल हो जाएगी 81.2। और रिपल फैक्टर जो होगा, यानी कि इसमें जो एसी के जो कंपोनेंट्स होंगे वो हाफ वेव रेक्टिफायर में ज़्यादा होंगे, फुल वेव में कम हो जाते हैं। धन्यवाद।